Hi friends, today we are going to learn the third part of our second lesson of our political science subject. And the lesson name is the electoral process, चुनावी प्रक्रिया। ये भारत देश में हमारे देश में कैसे हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव कैसे कंडक्ट करते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है और ये प्रोसेस कैसे होती है, हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में सीखा। अगर हमें हमारी लोकशाही या डेमोक्रेसी मजबूत करनी है तो हमारा इलेक्ट्रल प्रोसेस चुनाव प्रक्रिया सही होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट होना जरूरी है, तभी जाके हमारे जो भी सरकार होगी वो मजबूत होगी और सारे लोगों को मतलब डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये तीन चार टॉपिक हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़े। अभी हम थर्ड पार्ट में, आपने अगर लेसन ध्यान से पढ़ा हुआ तो कुछ बॉक्सेस दिए हैं, फर्स्ट पेज पे दिए हैं, उसके बाद सेकंड पेज पे भी है। तो उस बॉक्स में कुछ हमारे संविधान से रिलेटेड कुछ बातें लिखी है, इलेक्शन से रिलेटेड कुछ बातें लिखी है, तो वो थोड़ा सा हम अभी रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट बॉक्स में लिखा है डू यू नो, क्या आपको ये पता है? क्या लिखा है? व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन? रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और ये क्यों किया गया? सो मॉडर्न डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आज की जो डेमोक्रेसी है, जो लोकशाही है, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब सारे लोग संसद में नहीं जा सकते, इसलिए एक रिप्रेजेंटेटिव उस इलाके का जो लीडर माना जाता है उनको हम चुन के चुनाव जिता के भेजते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज नॉट पॉसिबल टू इन्वॉल्व द एंटायर पॉपुलेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये सारे लोगों को मतलब इन्वॉल्व करना मुश्किल होगा, इतनी सारी पॉपुलेशन है। तो कुछ लोगों को हम हमारा लीडर बना के वहां भेजते हैं, उसी को हम रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। दिस रिजल्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ इलेक्टिंग सम पीपल ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पॉपुलेशन एज रिप्रेजेंटेटिव हु वुड रन द गवर्नमेंट। और ये नहीं होगा, इसलिए हमने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि सभी लोग ना जाके कोई एक आदमी सारे लोगों के तरफ से बात करे और उनकी समस्या संसद में रखे। और तब से लेके अभी तक, जब से संविधान पारित हुआ है 1950 से लेके अभी तक, हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते जा रहे और हम अपने लीडर्स को वहां भेज रहे और सारी समस्या और जो भी हमारा तकलीफ है उनके द्वारा हम प्रस्तुत करते हैं। सो the representative who from the government are expected to be responsible to the people and give preference to the welfare of the people। ये रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि जो भी हमारी समस्या वो लेके जाते हैं वो उनके प्रति मतलब रिस्पॉन्सिबल रहे, हमारी समस्या मतलब वहाँ सुनी जाए और उसका हल निकला जाए और लोगों का वेलफेयर देखा जाए। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी किसी भी इलाके का, और डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव या हमारा जो लीडर है वो स्ट्रांग हो ना। और अभी दूसरे बॉक्स में लिखा है डू यू नो सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा फर्स्ट चुनाव हुआ था 1951 में, तो उस दौरान जो उस टाइम के जो ऑफिसर थे, आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विस के 1921 बैच के वो ऑफिसर थे, उनको फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया और 1951 को पहला हमारा इलेक्शन पार हुआ। और उस दौरान इलेक्शन जब हुआ तो बहुत सारे चैलेंजेस उनके ऊपर थे और वो उन्होंने बखूबी निभाया और इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर उन्होंने करवाया। सेन was selected from Indian civil services under the British rule। ब्रिटिश रूल उस टाइम था, तो 1921 में तो उनको चुना गया। He was given the charge of the election commissioner after the election commission was established in 1950। जब 1950 में इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश किया तो उनको फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया।
Mr. Sen efficiently handled the responsibility of the election commission in extremely adverse condition. उस दौरान काफी सारी चीजें चैलेंजेस थे, वो उन्होंने निभाए और हमारा पहला इलेक्शन बिल्कुल ही फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवा। सो ये हो गया फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। नाउ तीसरा बॉक्स है, डू यू नो व्हाट इज स्पेशल कैंपेन? स्पेशल कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग वोटर्स इज रन फॉर द वोटर्स रजिस्ट्रेशन। लोगों को जब तक कोई कैंपेन नहीं चलाया जाए तब तक समझ में नहीं आता। तो यहाँ अगर हमें लोकशाही को अगर मजबूत करना है तो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस मजबूत होना चाहिए, और वो इलेक्टोरल प्रोसेस मजबूत होने के लिए लोगों का सहभाग होना जरूरी है। तो लोग जब वोट डालने, जिस दिन वोट डालना होता है, कुछ लोग मतलब वो अपनी ड्यूटी निभाते नहीं। वोट डालना एक हमारी ड्यूटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि एक वोट भी मायने रखता है और एक वोट का भी बहुत कीमत होता है। तो सभी के जहन में ये होना चाहिए कि अगर हमारे लोकशाही मजबूत करना है तो हमें वोट डालना जरूरी है, हमें अच्छे से अच्छे लीडर चुन के भेजना बहुत जरूरी है। तो कुछ कैंपेन चलाया जाता है इलेक्शन के पहले लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए। सो द नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड फॉर द पर्पज, और इसके चलते नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को अवेयर हो जाए कि वोटिंग हमारा एक राइट है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये तीसरा बॉक्स है। चौथे बॉक्स में आपने पढ़ा होगा, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? ये क्यों जरूरी है? व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? कैंडिडेट्स इंफॉर्मेशन, मतलब जो हमारे लीडर्स होते हैं वो सबसे पहले जब चुनाव का डेट डिक्लेयर होता है तो उनको नॉमिनेशन भरते हैं और उस नॉमिनेशन में उनको सारी जानकारी देना जरूरी होता है। So when candidates have only the condition of age as eligibility, why should they give other information to election commission? ये क्यों जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन को उनको सारी अपने बारे में जानकारी दे? ये इसीलिए जरूरी है ताकि लोगों को पता चले कि हमारा कैंडिडेट कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका इनकम कितना है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं, ये सारी जानकारी लोगों को पता चले, इसलिए ये जानकारी देना जरूरी है। Why are the candidates required to give the information of their property to election commission? इलेक्शन कमीशन को उनके प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देना क्यों जरूरी है? जरूरी है क्योंकि हो सकता है जब पावर में आने के बाद जो लीडर्स है या जो मंत्री बनेंगे या जो भी मतलब सत्ता में होंगे वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं। तो इलेक्शन के पहले उनका कितना प्रॉपर्टी था और इलेक्शन के बाद कितना प्रॉपर्टी हुआ, इसका हम तालमेल लगा सकते हैं दूसरे इलेक्शन में। और सारी चीज़ें आजकल डिक्लेयर करनी पड़ती है, और जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा बैंक में होगा या कुछ आपको प्रॉपर्टी अगर आप जमा करेंगे या प्रॉपर्टी आप लेंगे तो सारी चीज़ें फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसलिए कैंडिडेट को अपना जानकारी देना बहुत जरूरी है। Now, why is it so? Some constituencies are kept reserved for scheduled caste and scheduled tribe. लोकसभा के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व रखे गए। क्यों ऐसा किया गया? ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हमारे संसद में हो। पिछड़े जाति का जो SC ST या शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड कास्ट जो लोग हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, उनका भी लीडर संसद में आना चाहिए और उनका भी डेवलपमेंट होना जरूरी है, जो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना जरूरी है। इसलिए उनको कुछ सीट्स या कुछ लोकसभा क्षेत्र रिजर्व रखे गए। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज एन इलेक्शन सिंबल। ये क्यों जरूरी है हर पार्टी को इलेक्शन सिंबल लेना? तो लोगों को इसे पता चलेगा कि कौन सा कैंडिडेट कौन से पार्टी का है। उनके आइडियोलॉजी के मुताबिक वो अपना इलेक्शन सिंबल तय करते हैं और वो इलेक्शन कमीशन से सैंक्शन करवा के लेते हैं, ताकि लोगों को पता चलता है कि ये उम्मीदवार इस पार्टी का है और उनका इलेक्शन सिंबल ये है। तो लोगों को मतलब पता चल जाएगा कौन से कैंडिडेट को उनको वोट देना है। तो उनके नाम के हो सकता है कोई इलिटरेट कैंडिडेट हो जिनको पढ़ना नहीं आता है, तो वो कैसे समझेंगे कि ये कौन से पार्टी के हैं? तो वो कम से कम सिंबल देख के इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी पार्टी का ये सिंबल है और उनका कैंडिडेट ये है, तो उसके ऊपर वो वोट कर सकते हैं। ठीक है।
At the time of voting and counting of votes, the official representative of political parties remain present. क्यों ऐसा होता है कि जब वोटिंग होता है और जब काउंटिंग होता है तो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना जरूरी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब वहां कोई गपलेबाजी नहीं होना चाहिए, वहां कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए, या जितने भी जो ऑफिशियल्स होते हैं काउंटिंग वाले वोटिंग वाले किसी पार्टी से अगर मिलते हैं या किसी के दबाव में काम करते हैं तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता और एक पार्टी की तरफ उस चुनाव का नतीजा जा सकता है। इसलिए सभी के सामने ट्रांसपेरेंसी होने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वहां काउंटिंग और वोटिंग के दौरान होना जरूरी है। Recognized parties have equal opportunity to present their side before media such as television and radio. जो पार्टी इलेक्शन कमीशन से जो रिकॉग्नाइज है उनको अधिकार है कि वो अपनी बात टेलीविजन के सामने या टीवी के सामने या रेडियो के ऊपर बता सकते हैं ताकि लोगों को उनकी बात भी पता चले कि उनका क्या कहना है और उनका कौन से चीज के लिए विरोध है या कौन सी चीज के लिए सहमति है और वो क्या डिमांड करते हैं और वो जो डिमांड करेंगे वो पब्लिक की डिमांड होती है। इसलिए उनको भी टीवी टेलीविजन के ऊपर या रेडियो के ऊपर बात करने का अधिकार होता है। नाउ रिमेंबर दिस, हु वाज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया? एक बॉक्स में ये भी दिया है, मिस्टर श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वाज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। फर्स्ट वोटर का नाम क्या था? श्याम शरण नेगी। He exercised his right to vote on 25th October 1951 in लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन में तारीख क्या था? 25 अक्टूबर 1951। तो उन्होंने पहला वोट डाला और उनका नाम था श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। नाउ और एक बॉक्स है थर्ड पेज में, डू यू नो at the time of first election preparing the voter list was a challenging task। जब पहला इलेक्शन हुआ था और उस दौरान जब वोटर लिस्ट का जब लिस्ट बनाया जा रहा था वोटर्स का, ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क था क्योंकि उस दौरान अभी जो जितने एडवांस हम है उतने एडवांस नहीं थे। सारी चीजें मतलब या तो लेटर से होती थी या तो मतलब टेलीफोन भी बहुत कम थे और ये बहुत मतलब मुश्किल काम था। तो एज मेनी पीपल वेर इलिटरेट, बहुत सारे लोग इलिटरेट थे। द स्पेशल प्रोसीजर्स ऑफ वोटिंग वाज यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्शन। स्पेशल प्रोसीजर भी वहां उस इलेक्शन के दौरान अपनाया गया। 20 लाख स्टील बॉक्सेस वेर मेड फॉर वोटिंग पर्पज। बॉक्सेस बनाए गए 20 लाख टोटल फर्स्ट इलेक्शन में। इलेक्शन सिंबल्स वेर स्टक ऑन द बॉक्सेस। उस बॉक्स के ऊपर हर एक पार्टी का इलेक्शन सिंबल उसके ऊपर चिपकाया गया। एंड द वोटर्स वेर गिवन द ब्लैंक बैलेट पेपर्स व्हिच दे वेर सपोज्ड टू ड्रॉप इन द बॉक्स हैविंग द इलेक्शन सिंबल ऑफ द पार्टी दे वांटेड टू वोट फॉर। और उनको ब्लैंक ये दिया गया, पेपर दिया गया, उसके ऊपर हर एक पार्टी का अलग अलग पार्टी का सिंबल होगा। तो जो जिस पार्टी को वो अगर वोट डालना चाहते हैं वो उस पार्टी का ये लेंगे, पेपर लेंगे, ब्लैंक पेपर लेंगे, वो फोल्ड करेंगे और बैलेट बॉक्स में डालेंगे। तो ऐसे इस तरीके से पहला इलेक्शन हुआ था। उसके बाद दिस सिस्टम इंश्योर दैट इवन द इलिटरेट पीपल कुड वोट। और इससे क्या फायदा हुआ कि इलिटरेट लोग उस दौरान 1950 में इलिटरेट लोग बहुत थे, तो उनको भी मतलब जो सही कैंडिडेट जो जिस कैंडिडेट को चाहते हैं उनको वोट डालने के लिए उनको मौका मिल गया। ठीक है, अब एक आखिरी बॉक्स है, जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन्स। तो अभी पहले बैलेट बॉक्सेस थे, उसमें पेपर्स के ऊपर बहुत सारे पार्टी के सिंबल रहते थे और आप उसके ऊपर स्टाम्प मार के वो पूरा पेपर आप फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालते थे। अभी वो धीरे धीरे चेंज होते हुए ईवीएम मशीन से हम क्या करते हैं, मतलब वोटिंग करते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं उनको। द फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिपेंडेंस इंडिया was held in 1951-52। पहला इलेक्शन 1951-52 में हुआ था। This was the beginning of shaping of democracy through election politics। ये तब से ये शुरुआत है हमारे डेमोक्रेसी डेवलप होने या सेफ हमारी लोकशाही धीरे 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 मजबूत होती गई उस तारीख से, ठीक है। Now, in the initial election, ballot boxes were used for the purpose of voting। बैलेट बॉक्सेस जो मैंने बताया था कि ऐसे बॉक्स बनाते रखते थे और उसके ऊपर हमारे जो वोटर्स है उसमें बैलेट पेपर डालते थे। The use of EVM machines started from the decade of 1990। EVM मशीन का उपयोग 1990 से शुरू हुआ and many things could be achieved because of voting machine। वोटिंग मशीन से हमने काफी सारी चीजें आसान सा हो गया प्रक्रिया, मतलब बहुत सारे बैलेट बॉक्सेस उठा के लेके जाने पड़ते थे, उसके काउंटिंग के लिए काफी वक्त लगता था। एक पर्ची निकालो, फिर कौन सा कैंडिडेट का है वो साइड में करो, फिर उसकी मतलब फिजिकल काउंटिंग करो, ये कम हो गया। कैसे? ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। तो जस्ट बटन दबाने का, आपको कितने लोगों ने उस मशीन में वोट डाले और कौन से पार्टी के लिए कितने हैं या कौन से कैंडिडेट के लिए कितने वोट्स है, वो ऑटोमेटिक काउंटिंग होगा। If the voters do not want to vote for any candidates, अगर वोटर किसी कैंडिडेट, किसी भी जो लिस्ट में नाम दिया है उसमें से किसी को भी वोट नहीं करना चाहते, कोई भी पसंद नहीं उनको है, तो they could choose an option of none of the above। उसको नोटा बोलते हैं, none of the above, मतलब इनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं है और मतलब हमारे ऊपर गवर्न करने के लिए मैं मतलब नहीं चुनता हूं, इसलिए मैं अपने नोटा का जो अधिकार है वो इस्तेमाल कर रहा हूं। सो नन ऑफ द अबव इज कॉल्ड नोटा। इट हैज बिकम इजी फॉर डिसेबल्ड पीपल, दिव्यांग मतलब जो अपाहिज लोग हैं उनके लिए भी आसान हो गया ईवीएम मशीन से, टू वोट। इट reduces the cutting of trees for paper and thereby helped in the protection of environment। बैलेट पेपर में काफी सारा पेपर लगता था और एक इलेक्शन में मतलब काफी पेपर हम खर्चा करते थे, जिसकी वजह से जो हम ट्रीज कट करते पेपर बनाने के लिए वो कम हो गया और इन्वायरमेंट हम क्या कर सकते, प्रोटेक्ट कर सकते। इट हैज आल्सो बीन पॉसिबल टू हैव एन अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। जैसे मैंने बताया था कि बैलेट पेपर से काफी वक्त लगता था काउंटिंग करने के लिए, तो ये ईवीएम मशीन से क्या हुआ कि आसानी से, जैसे कंप्यूटर काम करता है वैसे ईवीएम मशीन में काम करता है और जल्दी जल्दी उसका रिजल्ट आ सकता है। तो ये वक्त का मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता और जल्दी रिजल्ट आता है। नाउ और एक बॉक्स है आखिरी पेज में, प्लीज अंडरस्टैंड जनरल इलेक्शन किसको बोलते हैं। लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा जो राज्यों में होती है और लोकसभा हमारे सेंटर के लिए हम इलेक्शन करवाते हैं। तो जो हर 5 साल के बाद जो इलेक्शंस होती है वो उसको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। व्हाट इज मिड टर्म इलेक्शन? बीच में कुछ इलेक्शन होता है। कैसे? इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लूजेस इट्स मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी लूज करती है गवर्नमेंट जो अभी रूलिंग इसमें पार्टी में है या रूलिंग गवर्नमेंट में जो पार्टियां है वो अगर मेजोरिटी लूज करती है, मेजोरिटी बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म इन द पार्लियामेंट, और इफ द पार्टीज ऑफ द कोalition गवर्नमेंट withdraw their support resulting in the loss of majority support for the government, and if no alternative government is possible then the elections are held before the completion of term, they are called mid term election। 5 साल पूरी होने से पहले अगर किसी पार्टी ने सपोर्ट किया है और वो अपना सपोर्ट विड्रॉ करती है और जो हाउस में उनको जो मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए जो संख्या बल होना चाहिए, जो कैंडिडेट जितने होने चाहिए वो अगर नहीं प्रूव कर पाते हैं तो वो सरकारें गिरती है और फिर दोबारा इलेक्शन किया जाता है। उस इलेक्शन को क्या बोलेंगे हम? मिड टर्म इलेक्शन। एंड बाय इलेक्शन, थर्ड इलेक्शन इज बाय इलेक्शन। व्हाट इज दिस? If an elected representative in Lok Sabha, Vidhan Sabha or the local self-governing government resigns or due to his or her death, his seat becomes vacant
the elections are held for that vacant seat, this is called a by election. अगर कि लोकसभा में, विधानसभा में या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में किसी कैंडिडेट का डेथ होता है और वो सीट अगर वैकेंट होती है तो उनके बदले कोई दूसरे कैंडिडेट को चुना जाएगा और वो जो इलेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, बाय इलेक्शन। तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी वो इलेक्शन से रिलेटेड है और ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखने वाली बात है और ये एग्जाम में भी आ सकता है। तो चलिए अभी एक्सरसाइज जो लास्ट पेज में दिया है इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन के 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही है, तो उसमें से जो सही आंसर है वो आपको चुनना है। ये हमने पढ़ा है तो आपको उतनी मतलब तकलीफ नहीं होगी ये आंसर देने में। द इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द डैश। इलेक्शन कमिश्नर को कौन चुना जाता है, जो सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा है। इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Dash was appointed as the first chief election commissioner of the independent India. इसी पार्ट में हमने पढ़ा है। Who was appointed as the first chief election commissioner? Mr. सुकुमार सेन। 1921 के जो आईसीएस बैच के ऑफिसर थे उनको फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया। Constituencies are created by Dash committee of the election commission. कॉन्स्टिट्यूंसी या जो विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र होता है वो कौन सिलेक्ट करता है या कौन उसको गठित करता है। डिलिमिटेशन कमीशन। कॉन्स्टिट्यूंसी आर क्रिएटेड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के अंडर ही एक कमीशन है, वो डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं उसको। उनका अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी को मतलब तय करें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। उसके लिए अगर फॉल्स है तो, अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ये भी आपको बताना होगा। द इलेक्शन कमीशन लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस, ये ट्रू है। इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट क्या करते हैं, लेट डाउन करते हैं। जरूरी है, अगर फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शन करना है तो ये जरूरी है। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स री इलेक्शन इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर अ सेकंड टाइम, यस ट्रू है। जैसे हमने बताया था कि मिड टर्म इलेक्शन, बाय इलेक्शन जो होते हैं वो इसी पर्पज के लिए होते हैं, स्पेशल कंडीशन के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स एज टू when and how many stages the election would be held in a particular state. Wrong. This is a false. Who is responsible and who decides? Election commissions will decide, not state government. ठीक है, तो ये उसके कुछ रीजंस हैं। और कुछ थर्ड क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं उसको ब्रीफ में। उसके बाद चौथे में कंप्लीट द फॉलोइंग पिक्चर्स, एक पिक्चर दिया है जिसमें द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, वो आपको कंप्लीट करना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दी ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ दिस लेसन। और कुछ डाउट होगा तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और फिलहाल के लिए आई होप सारे जितने भी तीन पार्ट्स हैं वो आपको सही तरीके से समझ में आए होंगे।